गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम4 स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके साथ क्वेश्चनों के साथ आज जितने भी इनसे रिलेटिव क्वेश्चन बनते वो करेंगे। आज हमारे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम बहुत अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लगाते माँ सरस्वती का नाम लेकर आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में बड़े इंटरेस्ट क्वेश्चन है जो आपकी आने वाली परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करते हुए क्लास को कंटिन्यू देखते चले। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्लास शुरू। फ्रेंड्स, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो हमें ये बताना है कि किस अधिवेशन के तहत जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना था उसकी स्थापना की गई थी। तो वो कौन सा था? तो वो था हमारा ऑप्शन ए, यानी रेगुलेट एक्ट 1773। तो ये था इस एक्ट के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो अब बात ये भी आती है कि ये बना फिर कब था। तो ये कब बना था? 1774 में। और जब 1774 में बना था, इसमें कितने न्यायाधीश थे? 3। एक मुख्य था, 2 अन्य था। और मुख्य का नाम क्या था? आपको ये भी याद रखना कि मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था बताइए फ्रेंड्स, आपको पता भी होगा। तो नहीं पता तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा एम्बे। क्या नाम था उसका? एलिजा एम्बे। और 2 इसके साथ अन्य थे। और एक बात और आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, सर, जो कलकत्ता की स्थापना किसने करी थी? चारनोक ने। जो चारनोक था उसने स्थापना की थी। और ये किस नदी के किनारे है? उगली नदी के किनारे। आपको ये भी ध्यान में रखना कि उगली नदी के किनारे कलकत्ता, और चारनोक ने इसकी स्थापना की थी। और ये किस एक्ट के तहत इसमें सर्वोच्च न्यायालय था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। और 1774 में इसमें ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापना हो गई थी। तो अब क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो आपको पता होगा ये मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस भाग में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में। और भाग 3 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकार हैं। और किससे लिया गया? तो अगर आपको न ध्यान में रहता हो तो आपको ध्यान रखना है कि अधिकार में देखो आगे क्या अक्षर आ रहा है, और अमेरिका में भी क्या आता है? तो यानी मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो एक तो ये बात है फ्रेंड्स। अब एक चीज और आपको मौलिक अधिकारों से ध्यान में रखनी है कि मौलिक अधिकार आ गए तो जो मूल संविधान था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम इसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हमारे हैं 6। तो बात 7 से 6 हो गई, तो यानी एक हट गया। तो वो एक हटा था, वो कब हटा था? आपको ध्यान में रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978। आपको याद रखना है कि जो हटा था वो कब हटा था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और वो किस अनुच्छेद में था? उसका विवरण किस अनुच्छेद में दिया था? अनुच्छेद 31 में। और वो अब किस में है? अनुच्छेद 300 क में। आपको ये भी ध्यान रखना, वो हटा था वो अब कौन से अनुच्छेद में है? 300 क में। और वो पहले किस में था? अनुच्छेद 31 में। और वो था कौन सा? संपत्ति का अधिकार। यानी पहले हर व्यक्ति का अधिकार था संपत्ति का अधिकार, किंतु ये 1978 के बाद क्या कर दिया? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार कर दिया। अब किसी भी संपत्ति पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं है, उस पर किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार। तो आपको ये भी इससे रिलेटिव बात याद रखनी कि मौलिक अधिकार हमारे कितने। अब जब अगली वीडियो आएगी जो मौलिक अधिकारों से, उसमें सारे के सारे मौलिक अधिकार जो 6 के 6 उनमें जितनी भी कंडीशन है वो सारे की सारी आपको बड़े अच्छे से कराएंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और भी बड़े इंटरेस्ट क्लासें आएंगी। तो सबसे पहले देखने के लिए प्रेस जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस ऑल पे कर ले। तो देखिए, आप लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स
कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासनीय विधायिका बनाई गई थी। तब ये बताना है कि जो केंद्र में जो द्विसदनीय थी वो किस अधिनियम के तहत बनाई गई थी। तो देखिए हमारे ऑप्शन है 1892 का, 1909 का और 1919 का और 1935 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1919 में। अब 1919 से एक दो बातें और वो भी आप ध्यान में रखिए कि वो क्या क्या है। तो पहली बात तो है कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसका दूसरा नाम क्या था। तो इसका दूसरा नाम बताना कि फ्रेंड्स क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। दूसरा नाम तो इसका था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और आपको ये भी याद रखना जो 1919 का अधिनियम था इसमें भारत में प्रथम बार महिलाओं को मत डालने का अधिकार प्राप्त हो गया था। डालने का अधिकार, इससे पहले भारत में जो महिलाएं थी वो मत नहीं डाल सकती थी, किंतु 1919 के बाद इसमें महिलाओं को भी अधिकार दे दिया था कि महिला भी अब मत यानी वोट डाल सकते हैं। आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स। तो देखिए अब क्वेश्चन लगाते हैं 4 का। तो क्वेश्चन 4 में देखिए क्या पूछ रहा हमसे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कि बर्मा को किस अधिनियम के तहत भारत से अलग कर दिया गया था। तो किस के तहत कर दिया गया था, वो था ऑप्शन सी वाला, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी 1935 के तहत वो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो अब देखिए फ्रेंड्स इससे रिलेटिव और क्या बातें हैं। 1935 के तहत तो किया गया था, पर वो किया कब किया गया था, यानी अलग किया गया था वो 1937 में, यानी 1937 में बर्मा अलग हो गया था भारत से। अब और भी इससे रिलेटिव कुछ बातें इंपॉर्टेंट है 1935 वाले से मैं आपको करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। यानी एक नंबर पे तो आ गया, यानी 1937 में अलग हो गया था। वो कौन सा अधिनियम था, 1935 का अधिनियम के तहत। अब दूसरा क्या है, 1 अक्टूबर को, यानी 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इसके जो वो थे जो मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे, एलिजा एयर, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, एलिजा एयर नहीं थे, मॉरिशस एयर थे, मॉरिस एयर, क्या थे इसके, मॉरिस एयर। और इसी जो 1935 का एक्ट था इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की भी स्थापना हुई थी। और भी बहुत कुछ इसी के तहत आया था, क्योंकि ये जो हमारा भारत का संविधान जो बना वो 70% इसी पर आधारित था। इसी से बहुत कुछ सभी अनुच्छेद लिए गए हैं जो, और क्या है हमारी जो अनुसूचियां वो भी इसी से बहुत कुछ मिलता जुलता बना है इसी से, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो अब आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, भारत की संघनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई। यानी संघनात्मक व्यवस्था देखनी है फ्रेंड्स, कहाँ से ली गई संघनात्मक व्यवस्था, तो वो ली गई है हमारी कनाडा से। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स कनाडा से। एक आता आयरलैंड से, नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो आयरलैंड वाला क्या है, नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व वो कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से। और जो संघनात्मक व्यवस्था वो कहाँ से ली गई थी, कनाडा से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। यानी भीमराव अंबेडकर का जो संविधान में जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था। तो इसको आपको याद रखना फ्रेंड्स, जब सबसे पहले हुआ था, जब ये भीमराव अंबेडकर ये चुने गए थे, तो वो कहाँ से चुने गए थे, वो बंगाल क्षेत्र से चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे, बंगाल क्षेत्र से। पर क्या हुआ, जब भारत
और बंगाल जब अलग हुए, यानी बंगाल के दो हिस्से, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो जब जिससे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने जा चुके थे वो कहाँ चला गया था, पूर्वी पाकिस्तान में। तो अब फिर इनका वहां से तो रद्द हो चुका था क्योंकि वो अलग ही देश का हिस्सा हो गया था। फिर दोबारा चुनाव करवाए गए, और दोबारा चुनाव करवाए गए तो वो भीमराव अंबेडकर कहाँ से विजयी हुए थे, बम्बई प्रेसिडेंसी से। और बम्बई की प्रेसिडेंसी का क्षेत्र कौन सा था, वो पूना का। तो यानी वो संविधान सभा के लिए कहाँ से चुन के आए थे, ऑप्शन है बी, यानी बम्बई से चुन के आए थे वो, बम्बई प्रेसिडेंसी से, यानी और उसका वो जगह का नाम क्या था, पूना क्षेत्र से। यानी हमारे क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। यानी किस अधिनियम के राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करता है उसको किस अधिनियम के तहत दी गई है, तो वो अधिनियम कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए किस अनुच्छेद के तहत भारत का जो राष्ट्रपति वो अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। एक और होता है जो राज्यपाल करता है, यानी राज्यपाल करता है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, वो है 213, अनुच्छेद 213। आपको ये ध्यान रखना दोनों संख्याएं सेम सी हैं, बस आगे पीछे कर रखी हैं। राष्ट्रपति करता है वो 123 के तहत और राज्यपाल करता है वो किसके तहत करता है, 213 के तहत। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हर क्वेश्चन की जो डिटेल से मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आपको पहली बार इस तरह की वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी बातें आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें और फिर वीडियो देखने के बाद 1 से 2 बार उसका रिवीजन कर लें या 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देख लें। ये जितने भी क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षा में कभी ना कभी आपको फेस होंगे। तो देखिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं तो इनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी आपको ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको जन्म की डेट याद होनी चाहिए। तो जन्म की डेट क्या थी, ये जन्मे तो कब थे 1891 में, और मृत्यु को कब हो गई थी इनकी 1956 में। तो आपको इसकी जन्म की डेट बता देता हूँ फ्रेंड्स, क्या थी 14 अप्रैल 1891, यानी 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, यानी महू मध्य प्रदेश में। और ये इनकी डेथ किस तारीख को हो गई थी फ्रेंड्स, आपको ये भी बताना। और इनकी डेथ किस तारीख को हो गई थी, 6 दिसंबर 1956 को, यानी 6 दिसंबर 1956 को, और वही कहाँ थी, दिल्ली में। तो आपको ये याद रखना इनका जन्म हुआ था, वो कब हुआ था फ्रेंड्स 1891 में, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी 1956 में। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो कितने अधिवेशन हुए थे, कुल हुए थे फ्रेंड्स 11 अधिवेशन, यानी कितने हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। तो ये याद रखना फ्रेंड्स, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन कैसे हुआ था। तो उनका निर्वाचन हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी ऑप्शन डी है वो क्या आ जाएगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अब इससे कुछ बातें वो याद रखना फ्रेंड्स कैसे हुआ था, यानी 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होगा। और जो हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389, यानी आपको याद रखना कि कितनी थी, 389 सदस्यों का लिस्ट में नाम आया था। जो हमारे संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे तो कितने हुए थे, 389। और 389 में भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, तो 389 में भी ये 3 तरह से सीटें बट चुकी थी। कैसे कैसे बटी थी ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। यानी 389 सीट तो कन्फर्म हो चुकी थी। वो 389 सीट कैसे कैसे थी, 292 सीट तो किसकी थी, जो 292 सीट थी वो क्या थी, ब्रिटिश भारत की, यानी ब्रिटिश भारत की। और दूसरी
क्या थी 93 में, क्या थी राजा रजवाड़ों की, राजा रजवाड़ों की। तो 93 सीट थी वो किसकी थी, राजा रजवाड़ों की। और जो ये 93 सीट है फ्रेंड्स, जो 93 सीट इन पे चुनाव नहीं हुआ था, क्या था ये मनोनीत सदस्य थे, 93 सदस्य थे मनोनीत थे जो राजा ने अपनी इच्छा से भेजे थे। तो ये कितने थे वो 93 सदस्य, और 4 क्या थी कमिश्नरी, 4 थी कमिश्नरी। और आपको एक चीज और बता देता हूं फ्रेंड्स, ये 4 जो कमिश्नरी थी ये, इनको याद करने का एक ट्रिक है, ए बी सी और डी। यानी ये 4 कमिश्नरी क्या थी, ए बी और सी और डी। ए से क्या था अजमेर, एक तो अजमेर कमिश्नरी थी, दूसरी क्या थी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, और तीसरी क्या थी कुर्ग, और चौथी क्या थी दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी थी और ये 389 सीट थी, इस तरह से बटी हुई थी। 292 तो किस में बटी हुई थी, ब्रिटिश भारत की थी, 93 सीट थी राजा रजवाड़ों की थी, और 4 थी कमिश्नरी की थी। और इन टोटल को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 389। तो इस तरह से ये सीटें थी फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो निर्वाचित सदस्य थे इनसे आपको अब आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था। जो प्रथम अधिवेशन था वो कब प्रारंभ हुआ था, यानी वो था हमारा ऑप्शन बी, यानी 9 दिसंबर 1946 को। अब इससे आपको याद रखना फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को, इससे कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे एग्जाम में हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली क्या थी कि जो 9 दिसंबर 1946 को था, इसका अध्यक्ष कौन था, जो पहली थी इसका कौन था, डॉक्टर एस सिन्हा, यानी डॉक्टर एस सिन्हा, डॉक्टर एस सिन्हा। और ये एक ही सिर्फ 9 दिसंबर की जो पहले जो प्रथम अधिवेशन था इसी के अध्यक्ष थे। इसके बाद तो जो अगला अधिवेशन हुआ था हमारा 11 दिसंबर 1946 का, उसको क्या हो गया था, चेंज हो गया था, और उसको कौन बना दिया था परमानेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि इसमें कितने सदस्य पहुंचे थे, 389 में से कितने पहुंचे थे 207 सदस्य, यानी 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और एक बात याद ये भी रखना फ्रेंड्स, जो डॉक्टर सिन्हा थे इन्हीं को क्यों बनाया गया था, क्योंकि ये जितने भी 207 सदस्य पहुंचे थे इनमें सबसे क्या थे, ये बुजुर्ग व्यक्ति थे। यानी सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, जो 207 सदस्यों ने भाग लिया था उसमें था डॉक्टर एस सिन्हा, यानी सचिंदा सिन्हा। अब एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, इसका उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष पूछ ले तो इसका उपाध्यक्ष था एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। फ्रेंड्स कौन था इसका उपाध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी। और ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था सेंट्रल हॉल दिल्ली में, यानी सेंट्रल हॉल दिल्ली। कहाँ हुआ था, सेंट्रल हॉल दिल्ली में हुआ था। तो ये थी फ्रेंड्स मुख्य मुख्य बातें इससे, और इससे जो थी और भी आगे हमारे पॉलिटिकल साइंस की क्लासें आएंगी उसमें आपको डिटेल से सारे की सारी बताएंगे फ्रेंड्स। कंप्लीट जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसके कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के आपके वीडियो के तहत आपको करवा देंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन को प्रेस ऑल पे कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। तो कौन थे इसके जो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, हमारे थे वो बी.एन. राव। तो कौन थे हमारे बी.एन. राव। तो यानी हमारे क्वेश्चन 12 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, यानी संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुति की, यानी संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुति की। तो किसने करी थी फ्रेंड्स, हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कर दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और फ्रेंड्स इसको कब पेश किया गया था, जो हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका थी इसको कब पेश किया, उसके सामने कब किया गया था इसको, तीसरी बैठक यानी 13 दिसंबर 1946 को। जो संविधान सभा की जो बैठक थी उसमें कब इसको पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकृति कब मिल गई थी ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी 22 जनवरी 1946
1947 को, यानी इसको कब अपना लिया था? 22 जनवरी 1947 को। अब प्रस्तावना से आपको दो बातें और याद रखनी है फ्रेंड्स। क्या क्या रखनी है? एक तो इसको जो प्रस्तावना का ये विचार था कहाँ से लिया गया था? इसका विचार अमेरिका से, यानी इसका विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और जो इसकी भाषा थी, जो हमारी प्रस्तावना की जो भाषा वो कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो इसकी भाषा वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और इसका जो विचार वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और इसको कब संविधान सभा के सामने पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा ने इसको अनुमति कब दे दी थी? 22 जनवरी 1947 को। और ये इसको प्रस्तुत किसने किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये थे फ्रेंड्स हमारे प्रस्तावना से रिलेटिव पॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, यानी किसके द्वारा अपनाया गया था? तो हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसने अपनाया था? संविधान सभा द्वारा। यानी किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं फ्रेंड्स। देखिए वो क्या है कि वो 26 नवंबर 1949 वाले से इससे क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो देखिए। सबसे पहला तो बनता है फ्रेंड्स, इस पे कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। तो जब हमारे संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे तो वो कितने चुने गए थे? 389। पर मुस्लिम लीग अलग होने के बाद कितने सदस्य बच गए थे संविधान सभा में? 299। और जिस दिन संविधान सभा द्वारा ये अपनाया गया तो इस पे कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए थे? 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए थे। अब एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, वो क्या है कि सबसे पहला साइन किसका था? जो संविधान को स्वीकार किया गया सबसे पहला साइन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। और अंतिम साइन किसका था? जो 284वां साइन था, जो 284वां साइन यानी अंतिम वाला साइन किसका था? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यानी 284वां वो क्या साइन? 284वां साइन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और पहला साइन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब एक बात और भी ध्यान में रखना फ्रेंड्स, जो हमारा संविधान बना था इसको टोटल खर्चा कितना आया था? लगभग 64 लाख। और करेक्ट अगर पूछ ले कि करेक्ट कितना लगा था तो करेक्ट लगा था 63,99,000। सॉरी फ्रेंड्स, करेक्ट थी वो 63,96,729 रुपए। यानी ये थे करेक्ट रुपए कितने लगे थे? 63,96,729, यानी लगभग 64 लाख के बराबर पेमेंट लगी थी इसको बनाने में। यानी टोटल खर्चा आया था 64 लाख रुपए। तो ये थे फ्रेंड्स इससे रिलेटिव पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो वर्ष था 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को। यानी 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। अगर इसके रचयिता पूछ लें तो कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। और इससे एक बात और ध्यान रखनी, वो ये सबसे पहले फिर गाया कब गया था? सबसे पहले गाया गया था 1911 में। और 1911 में कहाँ गाया गया था? ये कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। उसमें कलकत्ता अधिवेशन में जो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। और अगर पूछ ले जो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन था इसका अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी विशन नारायण धर। तो ये थे फ्रेंड्स इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारे जनगण मन है। और 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको अपनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जो हमारे संघ संविधान समिति का अध्यक्ष बताना कि वो कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। यानी कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। तो यानी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी।
अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, अब ये बताना कि जो 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था। तो इसका एक ही रीजन था कि फ्रेंड्स जो हमारे कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था कि अब हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। और ये निर्णय कब लिया गया था, ये निर्णय लिया गया था लाहौर के अधिवेशन था, कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन कब था, 31 दिसंबर 1929 को। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने, यानी इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। और 31 दिसंबर 1929 को बता दिया था कि हम 30 जनवरी को 1930 में 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। और इसी के कारण ही हमारे संविधान जो 26 नवंबर 1940 को बनकर तैयार हो गया था, उसी दिन कह दिया गया था कि हम हमारा ये कब मनाएंगे, जो लागू करेंगे वो कब करेंगे, 26 जनवरी 1950 को। इसी कारण 26 जनवरी की तारीख तय की गई थी। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सर्वप्रथम जो हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस था वो कब मनाया था भारत ने। तो इसका उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इसका आंसर आप जरूर देंगे। आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो हम आगे वाली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि भारत ने सर्वप्रथम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जल्द ही इसकी अगले पार्ट आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स क्लास में कुछ आपको सीखने को मिला या क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर कर दें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अब अभी तक अगर आपने M4 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब पे जैसे अपलोड की जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे स्टडी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के तो आप इस नंबर पे आप SMS कर सकते हैं। एडमी ग्रुप लिख के हम जल्दी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। इसमें स्टडी से रिलेटिव मटेरियल सेंड किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। इतना अच्छे से तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।